वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेस्पिरेशन का एक पार्ट है और श्वसन क्रिया के ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल हम लोग हमारे पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम्स होते हैं और जो अपचयित उत्पाद होते हैं, रिड्यूस्ड सबस्ट्रेट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर संपन्न होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली झिल्ली होती है, क्रिस्टी की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर होती है। और क्रिस्टी की इनर मेम्ब्रेन के क्लोज कांटेक्ट में क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। तो क्रेब्स साइकिल के दौरान जो भी NADH2 बनता है, FADH2 बनता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीडाइज हो जाता है और ATP का निर्माण होता है। तो जो प्रोडक्ट्स बने, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट्स जो भी ग्लाइकोलिसिस जो कि क्रेब्स साइकिल से बनते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और ATP का निर्माण होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि NADH2 एंड FADH2 आदि पॉकेट्स ऑफ एनर्जी जो कि ATP के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है कि इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट्स की एक श्रृंखला है। इट इज़ अ चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट्स। इलेक्ट्रॉन ग्राहियों की एक श्रृंखला है जो कि ऊर्जा के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित होती है या रेडॉक्स पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होती है। As you can see in this diagram, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे पहले NADH2 है, उसके बाद में FADH2 है, कोएंजाइम Q है, उसके बाद साइटोक्रोम B6 है, साइटोक्रोम B है उसके बाद में साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम A3 है। तो ये सब जो चीज़ें हैं NADH2, FADH2, कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ये सब क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं, इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट्स हैं और ये इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं कि इनके अंदर ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है। दैट इज़ NADH2 में ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, उससे कम FADH2 में, उसके बाद कोएंजाइम Q, B, C, A, A3, सबसे कम ऊर्जा A3 के अंदर है। और रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ऊर्जा के अपोजिट होगा। दैट इज़ जिसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी उसका रिडॉक्स पोटेंशियल सबसे कम होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं -0.32, -0.12, -10। धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ऊर्जा कम होती जा रही है, रिडॉक्स पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। अब साइटोक्रोम B में ये हो गया +0.04, उसके बाद साइटोक्रोम C में हो गया 0.25, साइटोक्रोम A में 0.29 और साइटोक्रोम A3 में 0.82। तो रिडॉक्स पोटेंशियल तो हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि ऊर्जा जो है वो कम हो रही है। दिस इज़ वन थिंग जो कि हमें ध्यान रखने की है। अब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो होते हैं, इसके अंदर एक साथ जो चेन है उसमें एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं। यू कैन सी हियर दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ प्रवेश कर रहे हैं जो कि आगे
मूव करते जा रहे हैं, इनकी ऊर्जा कम होती जा रही है, ये आगे मूव करते चले जा रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 हाइड्रोजन आयन, दीज आर 2 हाइड्रोजन आयंस एंड दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक साथ गमन करते हैं, एक साथ मूव करते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ इनका मूवमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि हर लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा धीरे धीरे कम होती चली जाती है और आखिर में जाकर एडीपी जब ऊर्जा कम हो जाती है, जब एक से दूसरे में जंप करता है तो कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है और वो ऊर्जा किस फॉर्म में होती है, एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके एटीपी बनाने के काम में आ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट से दूसरे इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट में मूव करता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है उसकी और वो ऊर्जा एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने में काम में आती है। अब सबसे पहले क्या चीज़ एंटर करती है, पहला इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट इज NADPH2। NADPH2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन, ये तीनों NADPH2 हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देता है और सबसे लास्ट में जो ऑक्सीजन है, ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से चला वो इलेक्ट्रॉन लास्ट में ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण कर लिया गया, उसने पानी बनाया और ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन के साथ में क्रिया करके ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन आयन के साथ क्रिया करके पानी बना देता है और NADPH2 ऑक्सीडाइज हो जाता है और 3 प्लेसेस पर एटीपी का निर्माण होता है। इसमें पहला ये, दूसरा ये और तीसरी जगह ये। जब वो साइटोक्रोम ए से A3 में आया तब एटीपी का निर्माण हुआ, साइटोक्रोम बी से सी में आया तब निर्माण हुआ और इलेक्ट्रॉन जब NADH2 से FADH2 में आया तब उसके बीच में एटीपी का निर्माण हुआ। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NAD सबसे पहले आ गया, तो NADH2 के ऑक्सीडेशन से 3 प्लेसेस पर एटीपी का निर्माण हुआ। लेकिन अगर FAD बनता है तो FADH2 बनता है तो एक एटीपी तो बन नहीं पाएगी, ये वाली एटीपी तो बन नहीं पाएगी क्योंकि FADH2 के फॉर्म में है। तो FADH2 के ऑक्सीडेशन से सिर्फ 2 प्लेसेस पर एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनेंगे FADH2 से और NADH2 के ऑक्सीडेशन से 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब क्या होता है कि NADH2 और FADH2 इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में धक्का देते हैं और ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। तो इसको हम एक पुश एंड पुल सिस्टम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पुश एंड पुल सिस्टम, जिसमें NADH2 और FADH2 तो पुश करेगा और ऑक्सीजन पुल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में हो गया। जब कभी भी ऊर्जा का निर्माण होगा तो एडीपी के साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन से आती है और एटीपी का निर्माण हो जाता है। तो एक एटीपी के निर्माण कब हो सकता है? हम देख रहे हैं कि कुछ जगह पे तो एटीपी बन रही है
और कुछ जगह पे एटीपी नहीं बन रही। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एटीपी सिर्फ उसी जगह पर बनेगी जब एक इलेक्ट्रॉन ग्राही की ऊर्जा के स्तर और दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही की ऊर्जा के स्तर में 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर हो। एटीपी का निर्माण हर एक चरण में 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की पर ही होगा। यदि उससे कम होगी, अगर ऊर्जा का अंतर, दोनों इलेक्ट्रॉन ग्राहियों की ऊर्जा का अंतर अगर इससे कम होगा तो एटीपी का निर्माण नहीं होगा। इसलिए सिर्फ 3 प्लेसेस की जो ऊर्जा है उसका अंतर 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या उससे ज़्यादा है, इसीलिए 3 प्लेसेस पर एटीपी का निर्माण हो रहा है। अब ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीडेशन से कितनी ऊर्जा निकली? ग्लाइकोलाइसिस से हम पहले वीडियोस में भी बता चुके हैं। NADH2 2 मॉलिक्यूल्स बने, यानी कि 6 ATP बनी। FADH2 के ऑक्सीडेशन से 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में FADH2 बना ही नहीं है। ATP 2 जगह पे बनी, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP हो गए, कुल हो गए 6 और 2 8 मॉलिक्यूल्स। पायरुविक एसिड के एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 NADPH2 बने, 2 ग्लाइकोलाइसिस के पश्चात 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बने थे। एक पायरुविक एसिड के एक एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन से एक NADH2 बनता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स के कितने बनेंगे? 2 NADH2, दैट मीन्स 3 ATP। तो कुल 6 ATPs बन गए पायरुविक एसिड के एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन से। और क्रेब्स साइकिल से हम लोग पढ़ चुके हैं 24, इसमें 6 तो NADPH2 बने और 2 FADH2 बने, तो 6 × 3 = 18 and 2 × 2 this 2 ATP molecules = 4। तो 18 + 4 और 2 जगह ATP के मॉलिक्यूल्स बने, तो 24 मॉलिक्यूल्स बन गए। इसके अंदर क्रेब्स साइकिल में तो टोटल 38 मॉलिक्यूल्स ATP के बन गए। सो ये कितने ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये उसका सारणी है। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब बहुत बार एग्ज़ाम में ये सवाल आता है, एक और फॉस्फोराइलेशन होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में होता है, जिसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो कई बार ये सवाल एग्ज़ाम में आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोसिंथेसिस का फॉस्फोराइलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो दोनों में अंतर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रेस्पिरेशन में होता है, जबकि फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस में होता है। इसमें क्या चीज़ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी की इनर मेम्ब्रेन पे होता है, ये क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट्स की श्रृंखला क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल्स होते हैं या ऑक्सीसोम्स जो होते हैं उनके अंदर रहती है, जबकि यहाँ पर यहाँ तो जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इस तरीके से ऑक्सीसोम्स होते हैं, वहाँ पर ये श्रृंखला पाई जाती है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है क्वांटासोम्स में, जो कि क्रिस्टी के ऊपर यहाँ पॉकेट्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनके अंदर फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 के कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के अंदर काम में आते हैं। दीज आर नोन एज क्वांटासोम्स, और ये ऑक्सीसोम्स होते हैं। फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है, और इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। लाइट की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है। यहाँ पे
ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी बन रही थी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन जो होती है वो ग्राही की तरह से काम करती है। इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन दोनों को ग्रहण करके ये पानी बना देती है, जबकि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो एटीपी होती है वो कोशिका की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भाग लेती है, जबकि फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो ऊर्जा बनती है वो केल्विन साइकिल के अंदर जो डार्क रिएक्शन है केल्विन साइकिल में काम में आती है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में साइटोक्रोम्स की चेन होती है, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A3, ये इनकी चेन होती है इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में। जबकि फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS1 और PS2, हालांकि उसमें भी साइटोक्रोम काम में आते हैं, लेकिन फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 भाग लेते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग हमारे पूर्व वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ये एक तरीके का रिवीजन है जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, दोनों के बीच में अंतर बताने का। सो दिस इज़ ऑल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। थैंक यू फॉर watching the video. We'll be coming with the next video of hexose monophosphate shunt.